Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के पेपर के लिए। CLAT PG का पेपर आप देने वाले हैं 3 दिसंबर 2024 को। बहुत टाइम अब नहीं बचा है, अब एकदम करीब आ चुका है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक बहुत ही सिंपल सा माइनर सा सब्जेक्ट है जिसको आप ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको मत छोड़िएगा, छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कॉन्सेप्ट्स ओनली मैं आपके पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके आई हूँ। इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन। 20% ऑफ चल रहा है CLAT PG के सारे सब्सक्रिप्शंस पे, साथ ही 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। आज है 30 नवंबर, आज है लास्ट डेट। मेक श्योर कि आप इससे पहले एनरोल कर ले। CLAT PG का जो भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 बिफोर सब्सक्रिप्शन। CLAT PG 2024 की मॉक टेस्ट सीरीज रही। ये 1600 में हम आपके पास 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा, एंड साथ ही साथ ये कोड यूज करने पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं क्विक रिवीजन के लिए, तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोड लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ऑफ चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करिए, ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन इसका आप ले सकते हैं ये कोड यूज करके MSING10। इस पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। जैसा कि अभी मैंने कहा चल रहा है ऑफर। ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आपको इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है। वही फीचर्स आपको प्लस प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, डेली होती हैं, वो भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं। साथ ही साथ इन क्लास PDF होता है और इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अनअकैडमी की मेरी रही ये प्रोफाइल, ये है मेरा नाम मंजरी सिंह। आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, फॉलो बटन दबाइए, फ्री क्लासेस जाके चेक करिए। एंड फॉलो बटन फॉलो करने से क्या होगा कि जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेस हैं वो आपको दिखती रहेंगी। ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, अपडेट अभी मैंने नहीं किया है, आप इसको चेक कर सकते हो। बहुत सारे सेशंस में ऑलरेडी उस पर ले चुकी हूँ। अभी आने वाले CLAT PG के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस उस पर मैंने लिए हैं। लाइक PYQs डिस्कशन हुआ है, हमने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, साथ यहाँ पर जजमेंट्स भी हमने इंपॉर्टेंट देखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डील किए थे लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसके स्कैन करो और ज्वाइन कर लो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का पहला केस, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। ये केस बहुत फेमस है, लैंडमार्क केस है भीम सिंह का केस। इसको हम कॉम्पनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे कंपेंसेशन प्रोवाइड किया गया था। साथ ही साथ हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इसको पढ़ते हैं। तो भीम सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में सर्व कर रहे थे। जब पहला दिन बजट सेशन का था तो ऑर्डर किया गया टू बी एक्सक्यूज फ्रॉम दी असेंबली, कहा गया आपको असेंबली अटेंड नहीं करनी है। सस्पेंशन ऑर्डर जो था इसको अपील कर दिया था हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 1985 तक। ही वॉज हॉल्ड अवे बाय द पुलिस अराउंड 3 in the morning while his route from जम्मू टू श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, वहां से इनको उठा लिया गया एंड वॉज क्लोज टू अ लोकेशन नोन एज काजी कुंड। वो जगह का नाम था काजी कुंड। नौ जयमाला जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने रिस्पोंडेंट से रिक्वेस्ट करा कि कोर्ट कम से कम भीम को कोर्ट लाया जाए, क्योंकि पुलिस ने रॉन्गफुली इम्प्रिजन करा है। यहाँ पर हेवियस कॉर्पस की रेड की बात हुई। इनको पुलिस सेल में डिटेन किया गया 4 दिन के लिए। मजिस्ट्रेट के सामने लाने से पहले 4 दिन के लिए इनको डिटेन किया गया। एडिशनली इनको डॉक्टर ने भी नहीं देखा। 14th डे पर ही वॉज इवेंचुअली मजिस्ट्रेट के सामने इनको लाया जाता है एंड इन रिलेशन टू बोथ दिस एंड हिज अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट इन्होंने एफिडेविट फाइल करी, क्योंकि इनको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया गया जो आपका लॉ कहता है। 14th डे पे ले गए एंड दूसरा इनका अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट हुआ था, इसके लिए इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया। काउंटर एफिडेविट्स भी होते हैं यहाँ पर पुलिस के साइड से, जिसमें उन्होंने कहा कि भीम को अरेस्ट किया गया था क्योंकि इन्होंने बहुत प्रोवोकेटिव कमेंट्स किया था परेड ग्राउंड में। इन दिस केस दे हैड इवन सप्लाइड अ मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया। पुलिस वर अनेबल टू एक्सप्लेन, पुलिस एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे वो अवेयर थे कि भाई वो काजी कुंड उस शाम को काजी कुंड वो छोड़ेगा, एंड कैसे सुपरिटेंडेंट जो है उधमपुर के एंड कलीग वो उसके साथ में जाएंगे। तो देयर वाज समथिंग उनको प्लानिंग प्लॉटिंग कोर्ट को समझ में आई, एंड एज अ रिजल्ट जो कोर्ट है उसने डिटरमाइन किया कि सिंस जो मीटिंग है वो 11th को शेड्यूल थी, सो इट वाज एंटिसिपेटेड ऑफ हिम टू पास थ्रू दैट एरिया ऑन 10। ऐसा लग रहा था कि 10 तारीख को वहां से गुजरेगा, एंड उन्होंने उसको डिटेन किया कि भाई वो लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन अटेंड ना कर पाए। ये इंटेंशनली किया गया।
पुलिस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना पब्लिक को, दस जो स्ट्रेंज एक्ट्स हैं लॉलेसनेस के, दे आर नॉट टू बी एंटिसिपेटेड ऑफ देम। एज अ रिजल्ट कोर्ट ने ये कहा कि देयर वाज नो लॉन्गर अ नीड फॉर हिज रिलीज बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर बीइंग हेल्ड। ठीक है, अब इसकी रिलीज की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इनको हेल्ड ही नहीं किया जाएगा। हाउएवर इनको कंपेंसेशन देने की जरूरत है क्योंकि जो गार्जियंस हैं लॉ के, जो रखवाले हैं हमारे कानून के, उन्होंने ही लीगल राइट्स को ब्रीच किया है। एज अ रिजल्ट कहा गया कि जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट को 50,000 रुपए एज अ रेस्टिट्यूशन दे भीम सिंह की अनलॉफुल इनकार्सरेशन के लिए। नेक्स्ट केस आपका आता है डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन का, वेरी फेमस केस। इस केस को हम जिंजर बियर केस के नाम से भी जानते हैं। एक इंस्टांस में क्या हुआ था कि डोनॉग की जो कंपेनियन थे, दे ब्रॉट हर, वो लेके आते हैं उनको जिंजर बियर फ्रॉम अ कैफे, जो वो आधा पी जाती हैं क्योंकि ओपेक और डार्क बॉटल थी, दिख नहीं रही थी, दैट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट, तो वो नोटिस नहीं कर पाई कि जो स्नेल, देयर वाज अ स्नेल इनसाइड द बॉटल। ठीक, तो जब तक कि उन्होंने हाफ ऑफ द ग्लास पी लिया तब तक नहीं पता चला, रिमेनिंग जब हाफ वो पोर करने लग गई ग्लास में, देन शी फाइंड आउट द स्नेल। शी सफर्ड द एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट शॉक, शॉक की वजह से उनको ये हुआ, एंड दस उन्होंने आर्ग्यूमेंट अपना प्रेजेंट करा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने। अपीलेंट जो थी, शी वाज अवॉर्डेड अ फेवरेबल जजमेंट आता है इनके में। क्या क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे कोर्ट के? कोर्ट कहती है कंसेप्ट ऑफ केयरलेसनेस एज अ टॉर्ट, दिस इज अ केयरलेसनेस on the part of the seller whose violation might result in legal action। ठीक है, केयरलेसनेस हुई है जिसकी वजह से लीगल एक्शन है, ये सबसे पहले क्रिएट हुआ। ये स्टैब्लिश किया गया कि जो प्लेंटिफ है वो इंटाइटल्ड है सिविल एक्शन फाइल करने के लिए अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अगर प्लेंटिफ को इंजरीज हुई हैं या प्रॉपर्टी लॉस हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने रीजनेबल केयर नहीं लिया। ऐसी सिचुएशन में जो रिस्पॉन्डर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डैमेजेस पे करने के लिए इन लाइन विद द काइंड एंड सिवियरिटी ऑफ द लॉसेस इनकर्ड। सेकेंड प्रेमाइज जो एस्टैब्लिश करती है पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग प्रोडक्ट क्रिएटर्स अकाउंटेबल, जो लोग बनाते हैं प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर्स की बात करी कोर्ट ने कि उनको यहाँ पर अकाउंटेबल करा कि कोई भी डैमेज अगर होता है आपकी क्रिएशन की वजह से तो आपको लायबल करा जाएगा। ये डिस्कवर किया गया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कस्टमर की तरफ, क्यों? क्योंकि कस्टमर उनके फिनिश गुड्स को यूटिलाइज कर रहा है एंड यहाँ पे उनकी ड्यूटी ऑफ केयर है। मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड कि उनको रीजनेबल केयर यूज करना पड़ेगा एंड जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो अकाउंटेबल होंगे फॉर प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स विद डेंजरसली फ्लॉड गुड्स। नेक्स्ट केस आता है एशबाय वर्सेस वाइट का, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये आपका इलेक्शन वाला केस था। एक एक टर्म अगर आप याद करोगे ना केस के नाम के साथ तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। तो नेक्स्ट केस आपका एशबाय वर्सेस वाइट का आता है। इस केस में क्या हुआ था, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे मिस्टर वाइट, इन्होंने प्लेंटिफ को बार किया, प्लेंटिफ थे मिस्टर एशबाय, कि ये फ्रॉम कास्टिंग अ बैलेट, ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इनको वोट करने से रोक दिया। क्योंकि ये परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे तो रॉन्गफुली डिनाइड हिम द अपॉर्चुनिटी टू वोट, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे तो कहा आप वोट नहीं दे सकते हो। डिस्पाइट द फैक्ट कि कैंडिडेट जिसके लिए ये वोट करना चाहते थे मिस्टर एशबाय, ठीक है, मिस्टर एशबाय ने असर्ट करा कि इनकी लीगल राइट टू वोट जो है वो वायलेट हो रही है। ठीक, जो इनफैक्ट जो जिसके लिए वोट करना चाहते थे वो जीत गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा मेरी लीगल राइट वायलेट हो रही है। ये सिचुएशन एक नेशन वाइड डिबेट लेकर आती है एंड इवन यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिस्कशन भी हुआ। डिफेंडेंट के हिसाब से मिस्टर एशबाय को कोई भी रियल लॉस नहीं हुआ है अगर उनको बैलेट कास्ट नहीं करने दिया गया। फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट्स प्लेंटिफ ने कहा हमें रेस्टिट्यूशन चाहिए। प्लेंटिफ को जजमेंट अवार्ड किया कोर्ट ने, कहा कि इंजूरियस साइन डैमनम और इंजरी विदाउट हार्म, ठीक है, इस आइडिया की यहाँ पर बात करी गई। कहा गया कि लॉ जो है वो सिंपल डैमेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेजिटिमेट इंजरीज को रिकॉग्नाइज करता है। कहने का मतलब ये था कि कोर्ट का ये मतलब था कि भाई लीगल राइट तो वायलेट हुई है, भले वो जिसको वोट करना चाहते थे वो जीत गया हो, लेकिन लीगल राइट तो वायलेट किया गया ना। आपको अलाउ करना था उसको वोट देने के लिए, आपने उसको रोका, तो भले इंजरी यहाँ पर कोई नहीं हुई है लेकिन लीगल राइट वायलेट हुआ है। सो भले कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ है, विक्टिम को फिर भी कंपेंसेशन मिलना चाहिए अगर लीगल इंजरी या फिर किसी का जो समवंस लीगल राइट इज इनफ्रिंज। दस करंट इंस्टांस में इवन इफ द प्लेंटिफ जो है वो वोट करना चाहता है कैंडिडेट के लिए जो जीत चुका था, उसका लीगल राइट टू वोट जो है ये इनफ्रिंज होता है व्हेन ही वाज अनजस्टली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। ही इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। कोई भी इंजरी जो है वो हार्म कॉज करती है even if doesn't cost the party a penny according to Chief Justice Holt। डैमेज में भी बोथ फाइनेंशियल फिजिकल दोनों हो सकता है
and it is considered to have occurred when someone's rights are violated. कोर्ट का यही मानना था, अगर आप किसी की राइट्स को वायलेट कर रहे हो तो आप डैमेज कॉज कर रहे हो. इट डजंट मीन कि कोई फिजिकल हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. पद्मावती वर्सेस दुगन नायका, इस केस में क्या हुआ था, तो वन ऑफ द डिफेंडेंट जो इस केस में था, वो डिफेंडेंट कौन था, दैट वाज द ड्राइवर ऑफ द ऑटोमोबाइल, एंड वो ड्राइव कर रहा था टू द गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था. जो दो लोग थे, इन्होंने लिफ्ट मांगी एंड इसने अपनी ऑटोमोबाइल में बैठा लिया रास्ते में. सडनली वन ऑफ द बोल्ट होल्डिंग द राइट व्हील, राइट के पहिए में एक बोल्ट था, टू द एक्सल वो फेल हो गया, जिसकी वजह से जीप टम्बल हो गई. एज अ रिजल्ट कुछ स्ट्रेंजर्स थे जिनको इंजरी हुई, एंड वन ऑफ देम इवन पास्ड अवे. फॉर द डैमेजेस एक्सपीरियंस इन दैट एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में जो भी डैमेजेस एक्सपीरियंस हुए, प्लेंटिव जो स्ट्रेंजर था जिसने लिफ्ट यूज करी थी, उसने क्लेम मांगा ड्राइवर के अगेंस्ट ऑफ द व्हीकल एंड ओनर ऑफ द व्हीकल के अगेंस्ट जो उसका मास्टर था. नाउ कोर्ट ने कहा कि ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का केस है. आपने वॉलंटरली रिस्क लिया. जब सड़क चलते कोई आदमी जा रहा है, अगर आप लिफ्ट लेके बैठ रहे हो तो आप खुद रिस्क पे हो. आपको नहीं पता उसकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं, आपको नहीं पता वो कैसा गाड़ी चलाता है, उसने कितने एक्सीडेंट कर रखे हैं, वो पहली बार गाड़ी चला के जा रहा है कि वो बिल्कुल प्रो है. यू डोंट नो दिस थिंग, ठीक है. तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का यहाँ पर कोर्ट ने केस लगाया. उन्होंने कहा कि अगर पर्सन विलिंगली अग्री कर रहा है टू इनकर द रिस्क ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, फॉर विच ही इज अवेयर ऑफ पोटेंशियल रिस्क, उसे मालूम है कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे ये सारी बातें पता है, ठीक, विदाउट बीइंग फोर्स टू डू सो, और उसको किसी ने फोर्स नहीं किया है, तो ये वॉलंटरली है. ऐसी सिचुएशन में ना तो मास्टर एंड ना ही सर्वेंट को हम अकाउंटेबल कर सकते हैं किसी भी हार्म के लिए जो इंडिविजुअल को हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ वट एवर रिस्क जो भी वो विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा है रिजल्ट, वो उसको करना पड़ेगा. हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है. ओके अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर डालना भूल गई. दिस इज द 5th केस. ओके सो अगेन ये है हॉल वर्सेस ब्रुकलाइन्स ऑटो रेसिंग क्लब केस. इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ कोलिजन का ये केस था जिसमें मोटर व्हीकल रेसिंग सर्किट के मामला है, ठीक है. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी अगेन यहाँ पर आ जाता है. जब आप क्रिकेट देखने जाते हो तो स्टेडियम में बैठे हो, उसी तरीके से यहाँ पर मोटर रेस की बात हो रही है. तो जो ट्रैक था वो एक ओवल फॉर्म में था एंड सर्कमफेरेंस उसका कम से कम 2 माइल था. फिनिशिंग स्ट्रेट जो था वो 100 फीट लॉन्ग था एंड ओवर 100 फीट ब्रॉड था. ये एक अनदर फीचर उसका था. सीमेंट कर्व सराउंडेड इट, एक सीमेंटेड आपकी वॉल दिखती है पूरी तरीके से चारों तरफ थी. स्पेक्टेटर्स को कहा गया, दर्शकों को कहा गया कि आप रेस को भाई एक 4 फीट 6 इंच हाई सीमेंटेड जो कर्व है वहां से रेलिंग से दूर होके आप देखोगे. ना कई इंडिविजुअल्स फिर भी डिसाइड किए कि हमें तो बैरियर के बाहर जाके देखना है, ठीक है. तो 2 व्हीकल जो ट्रैवल कर रहे थे क्विकली टुवर्ड अ लेफ्ट फेसिंग स्ट्रीम टर्न ड्यूरिंग द रेस, एकदम से टर्न घूमते हैं एंड वन ऑफ द व्हीकल मेड कॉन्टैक्ट विद द ऑफ साइड ऑफ अनदर व्हीकल ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, आपस में टकरा जाते हैं. रिजल्ट ये हुआ कि ऑटोमोबाइल स्लैम्ड इनटू द रेलिंग, स्लैम कर गया, रेलिंग में घुस गया आफ्टर फ्लाइंग ओवर द कर्व. नाउ नंबर ऑफ पीपल वर हर्ट, बहुत लोगों को नुकसान हुआ एंड 2 स्पेक्टेटर्स जो देख रहे थे दर्शक, वो भी यहाँ पर उनकी भी डेथ हो जाती है. जो प्रोप्राइटर्स थे रेसिंग सर्किट के, इनको सू किया गया नेग्लिजेंस के लिए वन ऑफ द वुंडेड स्पेक्टेटर ने, क्योंकि उसने कि भाई इन्होंने इनकरेज किया लोगों को टू विटनेस द रेस ऐसी हजार्डस सराउंडिंग में, ठीक है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें इनकरेज किया गया. कोर्ट ने यहाँ पर कंक्लूड करा कि भाई डिफेंडेंट जो है उनका एक क्लियर ऑब्लिगेशन है, हम मानते हैं कि उनकी ड्यूटी है कि जितने भी रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क होता है, जो रिस्क वो देख पा रहे हैं, जो रिस्क वो दूर से समझ पा रहे हैं, वो एक रीजनेबल रिस्क है, उसको वो एलिमिनेट करें, ये इनकी ड्यूटी है फ्रॉम द ट्रैक इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ फॉर द स्पेक्टेटर्स के लिए सेफ हो पाए. दे वर नॉट अकाउंटेबल, वो ऐसे रिस्क के लिए जिम्मेदार नहीं है जो वो देख ही नहीं सकते हैं, या फिर ऐसे रिस्क के लिए जो स्पेक्टेटर ने खुद अपनी जान जोखिम में डाली है, ठीक, उनको कहा नहीं गया है, उनको पता है उनको कि गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं. इस इंस्टेंस में जो स्पेक्टेटर एरिया था वो एंटायरली सेफ था, गार्डेड था, बट दे आर मोर लाइकली टू बी इन डेंजर. अगर वो फेंस के पास जाएंगे या ट्रैक के पास जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डेंजर है. तो एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज नथिंग लाइक दिस हैड हैपेंड बिफोर, इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने इस ग्राउंड पे इनको लायबल नहीं ठहराया. नेक्स्ट केस आपका आता है रैलेंस वर्सेस फ्लेचर का. दिस केस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन इंडिया, सॉरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. बाहर का ये केस है आपका, बट फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट होता है एंड आपके यहाँ इंडिया में MC मेहता के केस आता है जिससे आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया. ये केस भी मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, MC मेहता एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला. अब मैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में बात करूंगी. तो ये जो केस था, यहाँ पे डिफेंडेंट जो इस केस के थे ये मिल ओनर्स थे, ठीक है, लैंकाशायर कोल माइनिंग रीजन में.
जिन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपनी प्रॉपर्टी पे एक रिजर्वॉयर बनाते हैं। जब रिजर्वॉयर बनाया जा रहा था, उसमें पानी भरा जा रहा था, तो फिल्ड इन शाफ्ट जो थे अबैंडन्ड कोल माइन के, दे वर ब्रीच्ड बाय द वाटर। प्लांटिव का जो ऑपरेशनल माइन था, दैट वाज वेरी क्लोज when it was destroyed and associated passages were inundated। so पानी वानी शाफ्ट वगैरह खुल जाते हैं, पानी उसमें से निकल जाता है, बाढ़ आ जाती है। नो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, क्लियर करा डिफेंडेंट्स व्हेन द केस केम बिफोर इट ऑन द ग्राउंड कि भाई उनको नहीं पता था अबैंडन्ड माइन शिफ्ट के बारे में, वो अनअवेयर थे जब रिजर्वायर बन रहा था, तो यहाँ पर हम नेग्लिजेंस का केस नहीं लगा सकते, ये ट्रायल कोर्ट ने कहा। एक्सचेकर चैम्बर ने ओवरटर्न कर दिया ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को, बदल दिया एंड स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी डिफेंडेंट्स के ऊपर आफ्टर द प्लेंटिफ लेटर फाइल्ड एन अपील। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फिर क्या किया, उन्होंने अपहेल्ड कर दिया कोर्ट के डिसीजन को एंड डिक्लेयर किया डिफेंडेंट्स को अकाउंटेबल। उन्होंने कहा डिफेंडेंट्स यहाँ पर अकाउंटेबल हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थ्योरी के चलते, जिसको कोर्ट ने इस केस में एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट केस आपका आता है ग्लाउकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में कंपटीशन की बात पता है ना, जब एक ही एरिया में एक चीज की दो दुकानें होती हैं तो दोनों में कंपटीशन चलता रहता है ना। तो क्या अगर पहले से एक दुकान खुली हुई थी, मान लीजिए पहले से ही एक एरिया में आपकी एक स्टेशनरी शॉप खुली हुई है, अगर दूसरी स्टेशनरी शॉप खुल जाती है तो क्या कहा जाएगा, पहले वाले की राइट को वायलेट किया जा रहा है क्या? नहीं, हर किसी को राइट टू बिजनेस है। यहाँ पर आर्टिकल 19 के हिसाब से हम सब अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिजनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके का इसी इंस्टांस पर बेस्ड आपका ग्लाउकेस्टर ग्रामर स्कूल है। इस इंस्टांस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट, जो स्कूल था एंड डिफेंडेंट इंस्ट्रक्टर था, इनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट हुआ। एज अ रिजल्ट जो डिफेंडेंट था उसने कॉम्पीटिंग स्कूल अपना बना लिया क्लोज टू द प्लेंटिफ के स्कूल के पास। नाउ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डैमेज हो गया प्लेंटिफ के स्कूल को। एज अ रिजल्ट उसने डिफेंडेंट को स्यू किया कि ये मेरी लीगल राइट्स को वायलेट कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये डैमनम साइन इंजूरिया का केस है, डैमेजेस यहाँ दिख तो रहे हैं लेकिन यहाँ लीगल इंजरी कुछ भी नहीं हुई है। इन दिस इंस्टांस प्लेंटिफ जो है वो सिंपली लॉसेस सफर कर रहा है डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से, लेकिन उसकी कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रही है। इसी का उल्टा आप याद करो एशबाई वर्सेस वाइट का केस। एशबाई में क्या कहा गया, डैमेजेस तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन लीगल इंजरी हुई है, ठीक है ना। इन द सेम वे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं जबकि डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, डैमनम साइन इंजूरिया मतलब यहाँ पे आपका डैमेज दिख रहा है लेकिन लीगल राइट्स वायलेट नहीं हो रही हैं। तो ओनली इन केसेस ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम या पर्सन का लीगल राइट वायलेट जब होता है तभी कंपेंसेशन दिया जाता है। यहाँ पे लीगल इंजरी नहीं हुई है इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जा सकता। प्लेंटिफ का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया एंड कोई भी डैमेजेस उसके लिए उसको नहीं मिले। नेक्स्ट केस आपका आता है राम गुलाम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। वेरी फेमस केस। यहाँ पर ये वाला केस जो था, यहाँ पे प्लेंटिफ की जो ज्वेलरी थी वो ले ली गई थी, ठीक है। दे वर इवेंचुअली फाउंड इन अनदर होम, किसी और के घर में पाई गई। पुलिस ने उस एरिया को सर्च करा और ज्वेलरी को हटा दिया विद द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द सीआरपीसी। देयर आफ्टर उसको कलेक्टरेट मलखाना में स्टोर कर दिया गया, जहां पर वो एक बार फिर से चोरी हो गया। The plaintiff attempted to get this jewelry restored by the magistrate but was unsuccessful। plaintiff यहाँ पर कोशिश करता है रिस्टोर कराने का मैजिस्ट्रेट से लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्लेम वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड कि गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है डैमेजेस पे करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मलखाना से गायब हो गए यहाँ पर ज्वेलरी। प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डैमेजेस देने के लिए क्योंकि उनकी एम्प्लॉय की केयरलेसनेस की वजह से उसका ज्वेल चोरी हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा जो प्लेंटिफ और गवर्नमेंट है उनका बेलर और बेली का कनेक्शन यहाँ पर नहीं बनता है। ये जो कनेक्शन है इट इज द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द टू पार्टीज डिड नॉट एंटर इनटू अ वन। इन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिजल्ट के चलते कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है एंड इन दोनों पार्टीज ने इसमें ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके लिए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 300 में, जब हम स्टेट को लायबल ठहराते हैं तो कोर्ट ने इसको यूज किया कि स्टेट यहाँ ऑब्लिगेटेड नहीं है प्लेंटिफ को रिम्बर्स करने के लिए स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट है जो मास्टर है वो लायबल नहीं है एक्शन ऑफ द सर्वेंट्स के लिए जब वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट व्हेन दोज एक्शंस वर टेकन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट लीगल ऑब्लिगेशन। Police were not at fault when the ornaments were stolen since they were operating legally when they took the decoration into custody। ठीक है, जब उन्होंने कस्टडी में लेके जा रहे थे बहुत प्रॉपर उन्होंने ध्यान में रख के सारा काम किया था, तो इस वजह से पुलिस की यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, ये क्लैरिफिकेशन दिया।
इसी तरीके का एक आपका केस था कस्तूरी रालिया राम का केस, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 300 टॉर्शियस लाइबिलिटी में आता है स्टेट में, जिसमें क्या हुआ था कि जब पर्सन को अरेस्ट किया गया तो उसके पास जो भी सामान था उसको गोल्ड को सीज करा लिया गया। बाद में जब वो छोड़ दिया गया उसको, तो फिर उसने अपना सामान मांगा तो पता चला कि वो तो पुलिस का ही एक आदमी लेके पाकिस्तान भाग गया। तो अब इसने केस करा यहाँ पर, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो था ये स्टेट का फंक्शन नहीं है, ठीक है, स्टेट का मतलब ये उसका जो उसने जो काम किया है वो दैट वाज द सॉवरेन फंक्शन है बेसिकली, ऐसे स्टेट का फंक्शन है, उल्टा बोल दिया मैंने, स्टेट का फंक्शन है, जो सॉवरेन फंक्शन होता है उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये कहा गया था, हालांकि वो डिसीजन गलत है, उसके बाद फिर करेक्शन करके फिर कहा गया कि भाई वो तो नहीं आ सकता था, मतलब उस केस में नहीं कहा, बट फर्दर जब और इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने अलग अलग केस लॉज में किए तो ये बात समझ में आई कि हाँ डेफिनेटली वो तो सॉवरेन फंक्शन नहीं था। राम बच सिंह वर्सेस बाबूलाल का केस, इस केस में डिफेंडेंट था जिसने एक ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन ओन कर रखी थी एंड ही वाज सूड बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। बिफोर द डिफेंडेंट्स इंस्टॉल करते ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन को प्लेंटिफ ने कंसल्टेशन रूम बनाया। कंप्लेनेंट ने कहा कि जो ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन है इट वाज प्रोड्यूसिंग डस्ट, ठीक है, वो डस्ट प्रोड्यूस कर रही है, दैट वाज पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड कॉजिंग हिम एंड हिज पेशेंट्स हु विजिटेड हिज ऑफिस डिस्कम्फर्ट, उसकी वजह से उसको बहुत डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है। एडिशनली उसने ये क्लेम किया कि जो डिफेंडेंट्स है ही हैड पुट इन द मशीन विदाउट ऑब्टेनिंग अ परमिट और लाइसेंस, म्यूनिसिपल बोर्ड से कोई परमिट या लाइसेंस नहीं लिया और अपनी मशीन लाके रख दी है। डिफेंडेंट ऑन द अदर हैंड आर्ग्यू करता है कि क्योंकि ब्रिक्स वेट है बिफोर ग्राइंडिंग तो देयर वाज नो पोल्यूशन, डिवाइस मेड कोई नॉइज नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, देयरफॉर कोई पब्लिक या प्राइवेट अनॉयंस नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहरा दिया न्यूसेंस के लिए फिर भी। नेक्स्ट केस आपका आता है वॉगन वर्सेस स्टफ वाले रेलवे कंपनी। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ था ही वाज द ओनर ऑफ अ वुडेड एरिया, ठीक है, या प्लांटेशन जो कि रेल रोड एम्बैंकमेंट के किनारे था। प्लेंटिफ का जो वुडलैंड था इट वाज डिस्कवर्ड बर्न, जला हुआ दिखा ऑन मार्च दिस। डिफेंडेंट का जो लोकोमोटिव इंजन्स था विच वर ऑपरेटिंग नॉर्मली एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, कहा गया कि इनके ही काम की वजह से क्या हुआ है, स्पार्क आया है और ये हमारा सामान जल गया है। एडिशनली ये डेमोन्स्ट्रेट करा गया कि जो वुड है वो ऑलरेडी बीन बर्न कई नंबर ऑफ ओकेजन पे जला है विद द कंपनी इवन कवरिंग द एसोसिएटेड कॉस्ट। बाय फाइलिंग दिस लॉ सूट प्लेंटिफ ने एक बार फिर से पेमेंट डिमांड करी डिफेंडेंट से फॉर द बर्न वुड, क्योंकि इससे पहले भी कई इंस्टांसेस हो चुके थे। डिफेंडेंट ने इंसिस्ट किया कि जितने भी प्रैक्टिकल मेजर्स लिए गए हैं टू प्रिवेंट द कैटास्ट्रोफे एंड मेक द लोकोमोटिव सेफ इंक्लूडिंग कैपिंग द चिमनी, उसने बताया कि सारे प्रैक्टिकल मेजर हम जितना भी कोशिश कर सकते थे हमने सब प्रिकॉशन लिए हैं लोकोमोटिव को सेफ रखने के लिए। हमने चिमनी पे कैप लगा दिया, हमने एश पैन को लॉक कर दिया है एंड हम स्लोएस्ट पॉसिबल स्पीड पे उसको चलाते हैं। Railway banks were also covered with vegetation that may catch fire. There were a lot of tiny, naturally flammable, dry branches in the wood as well. In the first case जो business था पाया गया it was found negligent, ठीक है। It was noted कि जो fire started by the sparks from the locomotives had caused loss to the plaintiff. ये साबित हो गया कि इसी की वजह से spark की वजह से नुकसान हुआ है। Defendants did not receive the defense that the plaintiff had allowed his wood to become flammable by failing to remove the dry grass and tiny branches. This choice, however, was rejected. तो यहाँ पर बात उठी कि भाई उन्होंने भी तो ड्राई ग्रास टाइनी ब्रांचेस लगा रखी है, उसको रिमूव तो किया नहीं गया है, तो वो रिमूव करते तो ऐसा ना होता, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इन द एंड ये डिसाइड किया गया कि जो डिफेंडेंट के एक्शंस थे वो अथराइज थे बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, क्योंकि रेलवे की बात हो रही है यहाँ पर, तो इनको अकाउंटेबल नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई लॉ को ब्रेक नहीं किया। एडिशनली क्योंकि सारी रिक्वायर्ड सेफगार्ड लिए गए थे एंड एक्ट को परमिट किया गया था, तो डिफेंडेंट को अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता केयरलेसनेस के लिए। तो एक तरह से माना तो कि हाँ ठीक है रीजन ये है, लेकिन अगेन रेलवे का काम है, तो यहाँ पर यही कंसिडर किया गया कि भाई इनकी गलती नहीं है, हम इनको लायबल नहीं कर सकते हैं, इन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लिए थे इसको ठीक करने के लिए। ठीक, तो ये था आज का सेशन आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इसी के चलते मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हो लास्ट मोमेंट पे। अभी एक बार रिवाइज जो आपको कॉन्सेप्ट करना है, सो दैट इज नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट। नेग्लिजेंस में आपको पता होना चाहिए कि आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जरूर पढ़ना है। फिर आपका न्यूसेंस आता है। न्यूसेंस में आपके दो तरह के न्यूसेंस है, एक है पब्लिक न्यूसेंस एंड एक है प्राइवेट न्यूसेंस। नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है जनरल डिफेंसेस।
जी हाँ, जनरल डिफेंसेस जिसमें हम लोग वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पढ़ते हैं, एक्ट ऑफ गॉड पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ध्यान रखिएगा कि आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ के एंड उसमें केस लॉ ज़रूर पढ़ें, केस लॉ ज़रूर पढ़िएगा, इनएविटेबल एक्सीडेंट ये सब। और जैसा कि मैंने अभी पीछे प्रोफाइल दिखाई थी, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाके लॉ ऑफ टॉर्ट्स मंजरी सिंह सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरे लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे हम लोग वहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ते हैं, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दिखता है। जैसे जनरल एक्सेप्शंस वहाँ पढ़ते हैं, वैसे जनरल डिफेंसेस यहाँ पे दिखता है। न्यूसेंस पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, यहाँ पे नेग्लिजेंस हो गया। तो मेन कुछ आपके ऐसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज इंजूरिया, साइन, डैमनो एंड डैमनम, साइन, इंजूरिया, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी, पिजन होल थ्योरी पता होनी चाहिए। सब तो बेसिक हो गए, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। अगेन अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके लेक्चर देख सकते हो। तो मेक श्योर कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप इतनी चीजें जरूर कवर कर ले सॉरी। एंड ये था सेशन आज का। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आप अगर क्लैट पीजी 2025 एम कर रहे हो तो हमारे साथ बने रहो। हमारा बैच शुरू होने वाला है जल्दी 7 दिसंबर से, ठीक है। ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है और मेक श्योर कि आप उसको देख लीजिए एंड सब्सक्रिप्शन अपने ले लीजिए, क्योंकि आज है लास्ट डे, 20% ऑफ चल रहा है। 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इस पे मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, मेंशन करनी थी, वो मैं बता चुकी हूँ। आज के जो और वीडियो जो आए हैं उनको देखना मत भूलना, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि डूज एंड डोंट जो सब भी है उसको आपको दिमाग में रखना है। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।